नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना विषय है, जो आज आप अपना जो टॉपिक है वो है डीसी परिपथ एवं संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में जानेंगे अपने। तो जो अपना अध्याय है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि अपने को यानी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। कि क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं अपने तो किस तरीके से अपने को यानी समझना चाहिए। तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सिस्टम क्या है, जैसे मैं एक सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ, एक विषय को लेकर चलता हूँ कि जैसे मान लो कि मैथ का एक विषय है, यानी मैथ अपने पास कौन सा यानी मैथ है। ठीक है, ये मैं बात कोई आईटी वालों के लिए नहीं बता रहा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज अध्ययनरत है, चाहे किसी प्रकार की आप तैयारी करते हो, मतलब क्लासें आपने ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, आप स्कूल जाते हो या मतलब कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है वो देखना आप लोगों ने। इसमें जैसे मान लो कि मैथ है, मैथ के अंदर अपने यानी ज़्यादातर मान के चलते हैं कि माना यानी इस तरीके से कुछ यानी सवाल होते हैं, उनको मान के चलते हैं। तो मैं भी मान के चलता हूँ कि माना मैथ के अंदर किसी प्रश्नावली के अंदर कितने प्रश्न हैं अपने पास, यानी 10। कितने 10 प्रश्न हैं। और इन 10 प्रश्न को हल करने के लिए अपने क्या करते हैं कि ज़्यादातर यानी जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है कि मैं यहाँ एक लिख देता हूँ आपको कि जैसे 8 और 2 और 8। अब आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि जब 10 है तो 10 को बनाएंगे तो 8 और कितने हो गए, 2 कितने हो गए यानी 10, 2 और 8 कितने हो गए 10। लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है इसको थोड़ा जान लो। अपने पास जो सवाल है कितने हैं 10, अपने पास कितने सवाल हैं 10 है। अब इन 10 सवालों का जो सिस्टम होता है वो ये है कि मैं यानी ये जो है ये आपके जो अध्यापक जो आपको करवाते हैं, मैं यानी यहाँ लिख देता हूँ जैसे सर, और ये है ST यानी जो स्टूडेंट है उनका जो सिस्टम। अब इनके अंदर जो आपने समझनी है बात को, तो समझना क्या है कि जैसे 10 का जो सिस्टम है कि मानना अपने पास 10 सवाल है, और 10 के अंदर जो सिस्टम होता है वो ये है कि जैसे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर सर जो है वो आपको करवा देते हैं 8 सवाल। कितने सवाल करवा देते हैं 8 सवाल। पीछे कितने रह गए 10 में से यानी 2। ठीक है, अब देखो सिस्टम क्या हुआ कि 8 सवाल अगर सर आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा देते हैं और 2 यानी आप लोग करते हैं, तो सर के परसेंट कितने बन गए, आपके जो गुरुजी हैं उनके परसेंट कितने बन गए इतने, और आप लोगों के कितने बन गए देखो, क्योंकि आप लोगों के पास तो 2 ही बचे ना। इस तरीके से मतलब 80% बढ़ गए उनके, और आपके बने कितने 20। तो इनका दिमाग और तेज होता गया और आप लोग क्या है नीचे जाते। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे मान के चलो कि 10 है अपने पास, तो 10 के अंदर अपने ये करते हैं कि एक सूत्र से यानी एक जो फॉर्मूला है उससे कितने सवाल हो जाते हैं 5। दूसरा जब अपने फॉर्मूला लगाते हैं तो कितने हो जाते हैं 5, यानी कहने मतलब कि 1 और 1 कितने हो गए 2, 5 और 5 कितने हो गए 10। तो 10 सवाल कंप्लीट हो गए। फॉर्मूला कितने लगे 2, क्योंकि एक फॉर्मूले से 5 सवाल जब हल होते हैं और दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, मैं एक मान के चल रहा हूँ कि दूसरा फॉर्मूला जब लगाते हैं तो अपने पास 5 सवाल हो जाते हैं। तो अब आपने करना क्या था, यानी सिस्टम ऐसा रखो कि आपने तो खाली एक फॉर्मूले से अगर 5 सवाल हो रहे हैं तो आप 5 क्यों करवाओ भाई, 5 करवाने की कहाँ जरूरत है, आपको तो एक ही करवाने की जरूरत है। अगर एक फॉर्मूले से एक सवाल हो जाता है तो आपको और जो यानी 4 सवाल है वो करवाने की कहाँ जरूरत है, या है बोलो
नहीं है ना। तो अब देखो कि यही जो सिस्टम है वो मैं ये करता हूं कि जैसे 2 यानी फॉर्मूले से आपको यानी 10 सवाल सर ने करवा दिया, तो सर के कितने परसेंट बने 20 और आपके कितने बने 80%। तो इस तरीके से क्या है यानी आपका जो ग्रोथ है, पढ़ने का जो सिस्टम है वो यानी बढ़ सकेगा और आप आगे यानी प्रगति करते जाओगे, आपको अच्छा यानी जो सिस्टम है वो होगा। अब ज़्यादातर क्या है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना तब पता नहीं लगता है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना तब पता नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ से निकलते हो तब आपके यानी सिस्टम में आता है कि हमें क्या करना था क्या नहीं करना था। तब क्या है, वक्त निकल जाता है। तो मेरे दोस्तों, वक्त निकलने से पहले ही आप इस वक्त की कदर करो, ताकि वक्त आपको यानी एक आपकी जो बुलंदियां हैं वहाँ तक आपको लेके जा सके। तो आज का जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर आप सही हो। अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगी है तो आप लिख देना बेझिझक कि सर आपकी ये बात है वो गलत है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के यानी जो अपने टॉपिक्स हैं, आज का जो मैटर है जो अपना चल रहा है उस सिस्टम पे आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज अपने जो कर रहे हैं वो है डीसी परिपथ एवं जो संबंधित जो पद है उनके बारे में अपने जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसका परिचय। जो डीसी संबंधी यानी पद है परिपथ है उससे संबंधित जो नियम है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसका सबसे पहले परिचय बताता हूं कि विद्युत धारा को सामान्यतः यानी प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा में वर्गीकृत किया जाता है। अब आप समझो कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा है वो वर्गीकृत के सिस्टम से किया जाता है। एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट जिसको दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट यानी धारा, और ये होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है और इसका जो सिंबल होता है वो यानी इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी ये सिंबल है। सिंबलों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एक आधा पर्सन आपके आ ही जाता है सिंबलों से संबंधित। तो सिंबल आपको शायद तक करवाए होंगे, नहीं करवाए हैं तो आपकी किताब में भी मिल जाएंगे आपको। तो आप सिंबलों को भी यानी साथ के साथ करो। एक परिपथ जो है जो अपने डायग्राम बनाते हैं उसमें सिंबलों की यानी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको सिंबल नहीं आते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि विद्युत धारा है उसको 2 यानी सिस्टम में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा। अब जो परिपथ डीसी यानी जो परिपथ है वो डीसी कार्यों के लिए होते हैं वो यानी डीसी परिपथ कहलाते हैं, और जो एसी कार्य करते हैं वो यानी एसी परिपथ कहलाते हैं। यानी जो डीसी कार्य करते हैं वो डीसी परिपथ कहलाते हैं और जो एसी कार्य करते हैं वो यानी एसी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम था। अब देखो डीसी जो परिपथों में यानी धारा है, धारा का प्रवाह केवल यानी एक ही दिशा में होता है। एक बार सुन लो कि डीसी का यानी जो धारा का प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में होता है और इसका जो उपयोग है वो निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग है वो निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद ये है कि सामान्यतः वैद्युतिक परिपथों जो डीसी परिपथ है उसके जो मुख्य अवयव जो घटक है वो प्रतिरोधक होता है। जो मुख्य जो अवयव है वो है प्रतिरोधक। कौन सा होता है? प्रतिरोधक। जिसे मापने के लिए अपने क्या करते हैं, अब इसको मापने के लिए क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है या ओम मीटर है, उनको क्या है यानी उनके अनुप्रयोगों से अपने यानी इसको माप सकते हैं, उसके यानी सिस्टम से अपने माप सकते हैं। फिर उसके बाद है कि सरलता से यानी डीसी है,
सरलता से जो यानी डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी को सरलता से यानी एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डीसी परिपथों के विश्लेषण के लिए अपने क्या करते हैं, विश्लेषण के लिए ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी ओम के नियम का पालन करते हैं। परंतु जटिल प्रकार के जो डीसी परिपथ है उनका उनका विश्लेषण करने के लिए अपने क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ जो होता है, किरचॉफ के नियम का यानी प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको यानी डीसी धारा है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था आपको कि डीसी धारा क्या होती है, यानी जो डीसी धारा नहीं अपने विद्युत धारा है वो क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये दो यानी सिस्टम से वर्गीकृत करते हैं अपने, डीसी और एसी। जो डीसी कार्यों के लिए किया जाता है वो डीसी परिपथ कहलाता है, और जो एसी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो एसी यानी परिपथ कहलाता है। फिर उसके बाद आता है विद्युत परिपथ, नाम आ रहा है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। विद्युत यानी परिपथ, विद्युत परिपथ का जो सिस्टम है वो देखो कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण जो वैद्युतिक बंद एवं पूर्ण जो मार्ग है वो वैद्युतिक यानी परिपथ कहलाता है, यानी विद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युतिक इसके अवयव हैं, जैसे बैटरी है, कौन कौन सा यानी जो सिस्टम आता है, बैटरी है, प्रतिरोधक है, और जो प्रेरक है, संधारित्र है। ठीक है, इनको अपने यानी एक क्रमबद्ध सिस्टम से लगाते हैं, जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर भी लगाते हैं इसको, आवश्यकता अनुसार अपने मिश्रित क्रम में भी इनको यानी लगाते हैं, लेकिन मिश्रित क्रम का बाद में आएगा, पहले श्रेणी और समांतर का जो सिस्टम है वो आता है। तो श्रेणी और समांतर का एक चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, उसमें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। पहले जो आज का मैटर चल रहा है उसके बारे में अपने जिक्र करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, तो इसको जानने के लिए अपने को एक नियम जानना पड़ेगा। वो नियम है ओम का नियम। कौन सा? ओम का यानी नियम। तो ओम के नियम को जानते हैं अपने कि ओम का नियम है वो क्या है। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। डीसी परिपथों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओम का यानी जो नियम है उसका प्रतिपादन अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओम का नियम जानने से पहले मैं बताता हूं कि एक वैज्ञानिक था जीएस ओम। ठीक है, तो जीएस ओम ने क्या है, डीसी परिपथों में विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध यानी विद्युत धारा यानी आई और विभवांतर वी और प्रतिरोध यानी आर के संबंध में एक नियम स्थापित किया था जो ओम का नियम कहलाता है, जो ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अकॉर्डिंग ये है कि नियत तापमान, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी यानी बंद वैद्युतिक यानी डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती यानी I, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है यानी समानुपाती। ठीक है, एक बार और सुन लें, डेफिनेशन इसकी और सुन लें कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक यानी डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V/I, V/I यानी नियंतांक क्या होता है, नियंतांक। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब देखो ओम का नियम याद करने के लिए अपने को तीन चीजों की यानी तीन जो सिस्टम है उसको जानना है, एक V, I और R। अब इसको मैं एक यानी आपको सिंबल के यानी सिस्टम से आप बताता हूं कि V, I और R को याद कैसे कर सकते हैं अपने। ये होता है वोल्टेज यानी विभवांतर जो आपका आता है, विद्युत वाहक यानी जो बल्ब का सिस्टम
V हो गया, I यानी धारा, ये वोल्टेज, ठीक है, और ये होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। अब इनको जानेंगे भाई। R का मतलब प्रतिरोध जिसको ओम में मापा जाता है, V विभवांतर जिसको वोल्ट्स में मापा जाता है, I विद्युत धारा जिसको एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। अब इस संबंध में क्या है, यानी इस सिस्टम के अंदर क्या है, इस नियम के अकॉर्डिंग ये है कि अपने इन तीनों चीजों की जानकारी अपने को होना अति आवश्यक है। और इसमें क्या सिस्टम होता है कि जिस तरीके से V समानुपाती I होता है, उसी तरीके से V विलोमानुपाती यानी R होता है, V विलोमानुपाती R होता है, ठीक है। तो ये चीज जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ओम के नियम का प्रतिपादन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओम के नियम का यानी प्रतिपादन करते हैं अपने। ओम के नियम का प्रतिपादन क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ओम के नियम का यानी प्रतिपादन, ये क्या सिस्टम है? अब इस सिस्टम को जानने के लिए अपने को क्या है, कुछ यंत्रों की और कुछ जो सामग्री है उनकी आवश्यकता होती है। यानी ओम के नियम का प्रतिपादन करने के लिए अपने को कुछ यंत्र और कुछ जो सामग्री है उसकी आवश्यकता होती है जो विद्युत से संबंधित है, ठीक है। अब इनके अंदर आता है सबसे पहले एक एम्पियर मीटर, यानी एक नंबर पे क्या है, एमीटर अपने रखते हैं, ठीक है। इसका भी मान यानी जो होगा वो 0 से 1 यानी एम्पियर तक, 0 से यानी 1 एम्पियर तक या DC होगा। फिर उसके बाद 2 नंबर है, ये साथ के साथ नोट कर लिया करो, 2 नंबर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कौन सा? वोल्ट यानी मीटर। वोल्ट मीटर है, उसका भी मान मैं बता देता हूं आपको, यानी 0 से 10 वोल्ट तक, 0 से 10 वोल्ट तक। ये छोटा सा एक आपको सिस्टम समझा रहा हूं मैं, यानी कितने तक? 0 से 10 वोल्ट तक, वो भी अपने को DC, ठीक है। फिर उसके बाद रियोस्टेट, 3 नंबर क्या है? रियोस्टेट, ठीक है। ये रियोस्टेट है, ये जो है ये होगा 0 से 25 ओम। कितना? 0 से 25 ओम में, ठीक है। फिर चौथा जो है अपना, चौथा आएगा अपने पास यानी प्रतिरोधक। कौन सा होगा? प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, ठीक है। ये प्रतिरोधक का जो मान होगा वो 10 ओम। कितना होगा? 10 ओम, ठीक है। 5 नंबर जो है वो मैं बताता हूं आपको। 5 नंबर के अंदर अपने एक बैटरी लेंगे। क्या लेंगे? बैटरी। इसका जो होगा वो 6 वोल्ट तक। कितने वोल्ट तक है? और वो भी DC। बैटरी DC की होती है, 6 वोल्ट की, ठीक है। और फ्लेक्सिबल तार है वो 2 मीटर ले लो, मतलब 1.5 mm की जो आती है फ्लेक्सिबल तार है वो आप ले लो, 1 mm ले लो चाहे, ठीक है। वो आप ले लो कितने सिस्टम से, यानी 2 मीटर, ठीक है। और एक पुश बटन, एक क्या ले लो? पुश बटन। तो तार जो चालक है और पुश बटन, ठीक है। ये अपने को यंत्र और सामग्री है वो अपने को यानी रखनी पड़ेगी पास में। तो इस सिस्टम को मैं आपको जब प्रैक्टिकल अपने करेंगे तो मैं समझा दूंगा इसको कि कैसे सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है कि जो मैं एक आपको डायग्राम बना के देता हूँ कि अपने पास क्या क्या चीज़ थी। एक इस तरीके से आप यानी एक डब्बा बना दो, इस डब्बे के अंदर अपने यानी सबसे पहले यानी अपने लगाते हैं बैटरी। तो बैटरी का सिंबल आना चाहिए अपने को। बैटरी का सिंबल ये होता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब इस तरीके से अपने ये माइनस सिरा और ये प्लस सिरा, ये बैटरी अपने लगाते हैं। बैटरी के बाद जो यानी अपने लगाएंगे यानी एक पुश बटन लगा दो। क्या लगा दो? पुश बटन। पुश बटन के बाद एक यानी एम्पियर मीटर लगा दो, ठीक है। मतलब एम्पियर मीटर आपका यानी लग जाता है ये प्लस और ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से यानी आती है धारा। और फिर उसके बाद एक आप रियोस्टेट लगा दो इसमें इस तरीके से, यानी एक आप इसमें यानी रियोस्टेट है वो लगा दो। और रियोस्टेट लगाने के बाद अपने एक यानी प्रतिरोध है वो लगाते हैं। प्रतिरोध का जो सिस्टम यानी R और इसके श्रेणी समांतर क्रम में लगा देते हैं अपने
वोल्टमीटर। एक चीज यानी ध्यान से सुन लो कि वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर परिपथ में, वैद्युतिक जो परिपथ है उसमें कहाँ लगाते हैं अपने। वोल्टमीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है और एम्पियर मीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। नोट कर लो कि एम्पियर मीटर है वो हमेशा यानी श्रेणी क्रम में लगता है जिसको सीरीज कहते हैं, और वोल्टमीटर पैरेलल जिसको अपने समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, तो समांतर और श्रेणी का जो सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा आगे अपने यानी जो टॉपिक आएंगे उसमें आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका बन गया, ठीक है, अब ये बनने के बाद अपने क्या करते हैं, जो प्रतिरोध का जो सिस्टम है उसके बारे में अपने सारा जानते हैं कि मतलब किस तरीके से अपने यानी इसको कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ। सवाल ये है, इस सवाल से क्या है आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल से क्या है आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जैसे एक सवाल है कि यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोधक में से, यदि किसी यानी 20 ओम के प्रतिरोधक में से यानी 2.5 एम्पियर विद्युत धारा यानी प्रवाहित हो रही हो, तो उसके सिरों पर यानी जो पैदा होने वाला जो विभवांतर है उसका मान याद कीजिए। यानी R का मान अपने पास यानी इसने दे दिया कितना, 20 ओम, कितना 20 ओम। फिर उसके बाद धारा का मान भी इसने दे दिया यानी कितना, एक यानी 2.5 है क्या, 2.5 है। ठीक है, और अपने को याद करना है V यानी विभवांतर वोल्टेज जो याद करना है। अब मैंने आपको एक सूत्र दिया था, उस सूत्र से आप इस तरीके से कर सकते हो, V I और R का सिस्टम। अगर V याद करना हो तो इसको छुपा लो, ये दोनों होते हैं गुणा में, और ये जो यानी सिस्टम है ऊपर से इस तरह सिस्टम से ये होते हैं भाग में। तो अपने इसी सिस्टम को देखते हुए करते हैं। तो R का मान कितना था यानी 20 और 5 का अपने I का मान कितना है 2.5, और V याद करेंगे तो V याद करेंगे तो अपने पास सूत्र बन जाएगा यानी I इंटू R। तो V बराबर कितना होगा, I कितना है 2.5 इंटू यानी 20, तो ये कितना हो गया, V बराबर हो गया अपना यानी 50 वोल्ट। इसी तरीके से आप अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कि यहाँ ये जो वोल्टेज है इसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है, और अपने पास धारा का मान है वो नहीं है, तो कैसे याद करेंगे, प्रतिरोध इतना ही है यानी वोल्टेज का मान अगर मैं दे देता हूँ आपको यानी 230 वोल्ट, तो धारा याद कीजिए। तो धारा याद करेंगे तो यानी होगा जो होगा कैसे, I बराबर V बटा यानी R। ठीक है, इस तरीके से आप यानी इन सवालों को कर सकते हो। अगर आपके पास यानी R नहीं दिया हुआ है तो आप भी R याद कर सकते हो। जैसे R बराबर यानी प्रतिरोध अगर नहीं दिया हुआ है तो R बराबर क्या होगा, V बटा यानी I। तो ये जो सवाल है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आता है कि प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिरोध के जो नियम है वो किस सिस्टम से। प्रतिरोध के नियम के अंदर अपने सबसे पहले ये कुछ यानी निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के यानी नियम, प्रतिरोध के नियम है ये निम्न कारकों पर या निर्भर करते हैं। नंबर 1 होता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपरमाणुपाती होता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुपरमाणुपाती होता है, यानी R समानुपाती L। कहने मतलब ये कोई चालक तार है, इसकी अगर अपने लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध है वो भी यानी बढ़ जाएगा, वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। कहने मतलब कि अगर ये चालक तार का टुकड़ा है इतना और एक मेरे पास इतना है, तो दोनों में से प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, दोनों में से यानी कुछ कंडीशनें देखी जाती है। अगर दोनों का कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया एक जितना है तो इसका प्रतिरोध है वो ज्यादा हो जाता है, यानी जो बड़ी तार है यानी जो लंबी तार है लंबाई में उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले ये था कि किसी यानी चालक की अगर अपने लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। फिर दूसरा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया ये होता है जिसको अपने यानी व्यास जो सिस्टम होता है किसी चालक का, ठीक है,
ये जो आगे का भाग होता है उसको कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया बोला जाता है। यानी जितनी मोटी तार होगी, जितना जिसका व्यास ज्यादा होगा, वो उतना ही उसमें प्रतिरोध का मान है कम होगा। ठीक है, एक ये तार है और एक मान लो ये है, तो इन दोनों के अंदर यानी जो आएगा वो होगा कि इसका जो प्रतिरोध है वो ज्यादा और इसका प्रतिरोध है वो कम होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो वोल्टेज का मान घट जाता है। समझ में आ गई बात? यानी प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो जो वोल्टेज है उसका मान घट जाता है, अगर वोल्टेज का मान बढ़ जाता है तो प्रतिरोध का मान है वो घट जाता है, और वो इन्हीं यानी कारकों पे निर्भर करता है, वो इन्हीं कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि पदार्थ की जो किस्म है उसके ऊपर, अगर अच्छा चालक है तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आता है यानी किसी चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ की यानी जो प्रतिरोधकता पे निर्भर करता है। किस पे? प्रतिरोधकता पे भी निर्भर करता है। यानी R बराबर रो इंटू यानी L बटा A। ये जो R है प्रतिरोध, और ये जो P मैंने लिखा है इसको अपने कहते हैं यानी प्रतिरोधकता, जो ओम सेमी में होती है। L है वो प्रतिरोधक की लंबाई होती है जो सेमी में यानी होती है, और A जो कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया होता है वो होता है प्रतिरोधक का यानी कटाक्ष क्षेत्रफल एरिया जो सेमी स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब आता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट यानी प्रतिरोध का जो सिस्टम है कि अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी धारा का विरोध करता है, और जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, यानी जो विरोध करता है वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, यानी चालकता के विपरीत यानी होती है प्रतिरोधकता, यानी जितने सुगमता से यानी धारा को प्रवाहित यानी किसी चालक के अंदर धारा को प्रवाहित करवाती है वो चालकता होती है, उसी तरीके से जो उसका विरोध उतने ही सिस्टम से करता है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो इस कोई भी पदार्थ है उसका प्रतिरोध है वो शून्य नहीं होता है, किसी भी पदार्थ का यानी प्रतिरोध वो शून्य नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के यानी इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो ये है कि किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे यानी 1 सेंटीमीटर का कोई यानी तार है, सेंटीमीटर लंबे कटाक्ष क्षेत्रफल यानी वाले टुकड़े का प्रतिरोध उसका यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, यानी उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो R बराबर यानी रो इंटू L बटा यानी A होता है। ठीक है, और इसको अपने इस तरीके से भी यानी कर सकते हैं, जैसे रो प्रतिरोधकता अगर याद करेंगे तो इस तरीके से यानी ये P है वो बाहर आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है यानी R A यानी इसका जो वज्र गुणा अपने करके उल्टा जो होता है, और इसको अपने सिस्टम से लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओम। ठीक है, यानी ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि A का जो सिस्टम आता है सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेमी। ठीक है, तो 1 सेमी से यानी ये 1 सेमी कट गया तो पीछे रह गया ओम सेमी। तो ये इसका क्या है यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध है वो यानी प्रतिरोधकता है वो सिस्टम आ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम सेमी होता है। एमकेएस प्रणाली के अंदर इसका जो यानी मात्रक है वो ओम मीटर होता है। तो आज का जो अपना यानी डीसी परिपथ से संबंधित जो यानी नियम थे वो यानी समाप्त होते हैं, और आगे नेक्स्ट जो अपने करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।